हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखुटे एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में से सेकंड लेक्चर के अंदर में आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद के अंदर में हम लोग आगे इस डायग्राम में या इस पर्टिकुलर सेल के अंदर में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर में क्या बाकी रह गया है, इससे कौन कौन सी नई चीज़ें डेवलप होती है, वो सब चीज़ें अब हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और यहां से सिंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, राइट। तो इसलिए अपन लोगों ने इसको रख दिया माइनस। अब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाने की वजह यही होनी चाहिए दैट इट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज। दैट इज व्हाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन शुड अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। इसलिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव किया था, राइट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा था कि Zn सॉलिड अपॉन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 एक्वस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड की अगर आपसे बात की जाए तो वी फाइंड दैट कैथोड मतलब होता है रिडक्शन, है ना। और यहां पर Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और यहां पे बना देता है कॉपर सॉलिड, राइट। अब आप देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, फिर नेगेटिव होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है और फिर पॉजिटिव होता है। तो इसकी ट्रिक बता देता हूं जिससे आप लोगों को ये चीज कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। तो ट्रिक है सिर्फ इतना सा, RRC+। R मतलब राइट साइड, इस सेल के राइट साइड पे रिडक्शन होता है, इस सेल के राइट साइड पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन होता है किस पर, कैथोड पे होता है। और कैथोड पे साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आई थिंक ये बात अपन को समझ में आया क्या, RRC+। कन्वेंशनली याद रखिएगा, कन्वेंशनली अपन लोग कैथोड को राइट साइड में बनाते हैं। अदरवाइज जस्ट इमेजिन दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स, तो अगर आपकी साइड से देखेंगे देन दिस वुड बी द राइट, लेकिन अगर मेरे साइड से देखोगे तो दिस वुड बी द लेफ्ट। ये लेफ्ट राइट हमारे साइड से चेंज हो रहा है। सर बोले कौन सा माने, भाई हमारे साइड से कुछ भी नहीं मानना, हमारे साइड से तो किसको किधर भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट व्हेन वी आर ड्राइंग द थिंग्स ऑन पेपर तो हमें पता होना चाहिए कि कैथोड को किधर रखना है, राइट साइड की तरफ ही रखना है, राइट। इसकी ओवरऑल रिएक्शन भी अपन लोगों ने बना ली थी, राइट। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है, मैं यहां पर एक ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, मतलब ये सेल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। 2-3 घंटे के बाद मैंने नोटिस किया, 2-3 घंटे के बाद मेरी ऑब्जर्वेशन आई कि सेल स्टॉप्स वर्किंग। सेल ने काम करना ही बंद कर दिया। पहले तो चल रहा था लेकिन अब चल ही नहीं रहा। तो देखो भैया, ना तो मुझे इलेक्ट्रॉन दिखते हैं ना मुझे करंट दिखता है, फिर भी मैं बता पा रहा हूं कि ये सेल जो है वो काम नहीं कर रहा। और इसके पीछे रीजन ये है कि मुझे एमीटर पे या फिर वोल्ट मीटर पे कोई रीडिंग ही शो नहीं हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता, करंट फ्लो करता, तो उसका करंट फ्लो करता तो एमीटर पे कुछ ना कुछ तो रीडिंग आती ना, आती। लेकिन अभी मुझे कोई रीडिंग ही नहीं मिल रही है। तो सबसे पहली चीज मुझे ये जानना है यहां पर कि व्हाट इज द रीजन। और सेकंड चीज जो मुझे जाननी है वो ये है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। भाई पहले तो ये बताओ कि कारण क्या हुआ, और अगर आपको कारण पता चल जाए देन वी वुड बी वर्किंग अपॉन सॉल्यूशन साइड, राइट। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं बच्चों, है ना, जैसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर पहला जो क्वेश्चन, जो सबसे छोटा क्वेश्चन बनता है वो ये है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ए स्टैंड्स फॉर एनोड, सी स्टैंड्स फॉर कैथोड, है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, तो याद रखना वो कैथोड से एनोड की तरफ करता है, राइट। ये चीज अपन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम लोग इस डिस्कशन से सीख सकते हैं। बट अभी मेरा कंसर्न जो है वो ये नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका है। मेरा कंसर्न है कि थोड़े टाइम के बाद में सेल काम करना ही बंद कर देता है। पहली बात तो ये कि हो सकता है मैं अपने साइड से स्टोरी बना रहा हूँ,
है ना। तो मैं आपको पहले ये भी प्रूव करूंगा कि सेल रियलिटी में काम करना बंद भी करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग को क्या जानना है, इसका रीजन अगर पता चल जाए तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, कैसे इसके अंदर में काम किया जाए। करें एक बार शुरू। तो चलिए अब देखिए यहां पर एनोडिक हाफ सेल में क्या हो रहा है। एक चीज को ढंग से समझ लेते हैं तो अपन को प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। एनोडिक हाफ सेल्स में से जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या क्या अवेलेबल था पहले, Zn+2 और SO4-2 आयंस एक्वा सोल्यूशन के अंदर में थे। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, वी फाइंड दैट इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर सर्किट में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सटर्नल सर्किट में चले जाते हैं, लेकिन Zn+2 जो है वो इस सोल्यूशन के अंदर में आ जाता है। Zn+2 तो इस सोल्यूशन में आ जाता है। Zn+2 इस सोल्यूशन में आ जाता है तो इसका मतलब मान लेते हैं कि इनिशियली जब कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी तो यहाँ पे इसके 100 पार्टिकल्स से, लेट्स अज्यूम दिस, एक अजम्पशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि इसके 100 पार्टिकल्स थे और सिमिलरली 100 पार्टिकल्स ही SO4-2 के थे। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है तो हर बार Zn+2 इंक्रीज होता जाता है क्या, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये नंबर 100 से निकल के 101, धीरे धीरे और रिएक्शन हुई तो 110, और रिएक्शन हुई तो हो सकता है ये नंबर हो जाए 150, बट SO4-2 के आयंस तो अभी भी 100 ही है ना, यस और नो। तो इस एनोडिक हाफ सेल में ड्यू टू द रिएक्शन, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन जिस पे भी हुआ वो अलग बात है, बट ड्यू टू दिस रिडॉक्स रिएक्शन यहां पे होता क्या है, यहां पर पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है, पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और एक्सेसिवली बढ़ जाती है। पहले तो बताओ ये बात अपन को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखिए कैथोडिक हाफ सेल में क्या होता है, तो यहां पर भी एक समझने के लिए बना लेते हैं कि यहां पर भी Cu+2 है और SO4-2 है, राइट। यहां पर इनिशियली 100 पार्टिकल्स मान लेते हैं और यहां पर भी इनिशियली 100 पार्टिकल्स मान लेते हैं, बट यू फाइंड दैट कि जब रिएक्शन हो रही है और कैथोड की बात कर रहे हैं तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, रिडक्शन की रिएक्शन होनी चाहिए। तो रिडक्शन की रिएक्शन मींस इलेक्ट्रॉन किसको कैप्चर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, Cu+2 आयंस की तरफ। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये Cu+2 आयन जो है वो कम होने लग जाएंगे। क्यों, एक Cu+2 तो कैप्चर हो गया ना, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे ये रिएक्शन होने लगेगी और यहाँ पे हो जाएगा 90, और एक समय हो सकता है कि यहाँ पे हो जाए 50, और ये तो अभी भी 100 के 100 ही है। तो आपने क्या नोटिस किया, थोड़े टाइम के बाद जब रिएक्शन हो रही होगी या हो जाएगी तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि यहाँ पर तो पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। देखो कम क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन कम हो रहा है, एक्चुअल में इंक्रीमेंट क्या हुआ, इंक्रीमेंट के टर्म्स में सोचो, यहां पर Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, यहां पर SO4-2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। दिस इज व्हाट हैपेंस, यही तो हो रहा है ना। तो अब देखो इस चीज को बोलते क्या है और इस चीज का इफेक्ट क्या होता है, इस चीज को अपन लोग एक बार समझते हैं। फाइनली अब मैं इसको कवर अप कर रहा हूं और मैं बस यहीं पर अपना एक पॉइंट लिख रहा हूं, ट्रिक भी हटा रहा हूं यहां से, ट्रिक ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूं। तो देखिए जो मुझे समझ में आया वो क्या है, यहां तक एनोडिक सेल पर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2। लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। कैथोडिक सेल में किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, कैथोडिक सेल में इंक्रीजेस SO4-2 आयन कंसंट्रेशन। इनमें मतलब आप बोल सकते हो पॉजिटिव आयन कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, एनायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो होता क्या है इससे, इस वजह से सेल काम करना बंद कर देता है। तो जस्ट इमेजिन
आप लोग एक केस बताता हूँ, फिर इससे रिलेट करता हूँ आप लोगों को चीज़ों को। मान लीजिए कि एक बस में सिटिंग कैपेसिटी है 50 पर्सन्स की, 50 पैसेंजर्स की, 50 पैसेंजर्स उसमें ऑलरेडी हैं, बैठे हुए हैं। तो अगर आपको उसमें ट्रेवल करना है तो आपके पास एक ही चॉइस है कि आप लोग को उसमें खड़े खड़े ट्रेवल करना पड़ेगा बस के अंदर में। ये दिस इज द ओनली चॉइस यू हैव अवेलेबल। चलिए मान लेते हैं ऐसे 20 लोग खड़े खड़े ट्रेवल कर रहे हैं। टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? अब 70 पैसेंजर्स आर देयर इन अ बस। अब क्या कर रहे हैं कि टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट, जो बस ड्राइवर एंड कंडक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं कि 70 से भी ज़्यादा लोगों को उसमें फिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि 70 से भी ज़्यादा लोग उसके अंदर में इन हो जाए। तो अब आप देखिए 70 से 72 हो सकते हैं, 73, 74, 75। 75 पे ऐसा लगने लगेगा, हर पैसेंजर को ही फील होने लगा द बस इज ओवर क्राउडेड, बस पहले से ही बहुत ज़्यादा भरी हुई है। धीरे धीरे वो रजिस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो सब करेंगे, कुछ रेजिस्टेंस करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ विरोध करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो सब करेंगे वो ये है, सब थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा जगह को इसलिए ताकि कम से कम वो ये कह सकें कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है भैया, नेक्स्ट पैसेंजर को अलाउ मत करो। यही बोलेंगे ना, यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो ठीक वैसे ही अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी है तो जो पहले से Zn+2 आयन यहां पे प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर में है, वो इनकमिंग Zn+2 के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। मतलब पहले से अवेलेबल Zn+2 आयंस जो कि यहां पे बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गए हैं, वो इनकमिंग Zn+2 के लिए क्या करते हैं? रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और इस Zn+2 को सोल्यूशन में आने नहीं देते। अब जब ये Zn+2 सोल्यूशन में नहीं आएगा तो हम सब जानते हैं कि ये फ्री स्टेट में तो रह नहीं सकता, ये तो हमेशा सोल्यूशन में रहेगा। तो जब ये आ ही नहीं सकता सोल्यूशन में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं निकल सकते। दैट मीन्स दिस रिएक्शन गेट स्टॉप्ड। मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब ऑक्सीडेशन ही नहीं हुआ तो रिडक्शन किस बात का? नहीं हो सकता ना। तो हम लोगों को क्या फीलिंग आएगा? अमीटर पे रीडिंग आएगा 0 और सेल ने काम करना बंद कर दिया। तो पहली बात तो यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल वाकई में काम करना बंद भी करता है कि बंद करता ही नहीं है, या मैं अपने हिसाब से कोई ऐसे थ्योरी बना रहा हूं। तो याद रखिए कि सेल काम करना बंद कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि एनोड पे कैटायंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है और कैथोड पर एनायंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। एंड ड्यू टू दिस एग्जिस्टिंग कैटायन पार्टिकल्स, अब यहां समझिए, पहले से विद्यमान जो कैटायन पार्टिकल्स है वो इनकमिंग आने वाले कैटायन पार्टिकल के लिए विरोध प्रदर्शित करते हैं, बैरियर यहां पे बना देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? ये रिएक्शन ही रुक जाती है। राइट, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कैटायनिक बैरियर इन एनोडिक सेल। सिमिलरली हम लोग ये बोलेंगे एनायनिक बैरियर इन कैथोडिक सेल। एनायन अपन ने जो चीज सीखी वो अभी ये है ना। आप तो एक को भी समझ लोगे तो भी ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, एनोडिक सेल पे कौन बैरियर लेके खड़ा हो जाता है? कौन विरोध करना चाहते हैं? कैटायंस विरोध करते हैं। कौन से कैटायंस? जो इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ये एक्चुअल में कौन से कैटायंस है? ये एक्सेसिव कैटायंस है जो ज्यादा मात्रा में यहां पर प्रेजेंट हो गए हैं। अब ज्यादा मात्रा में हुए कहां से? क्योंकि पहले जो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था उसकी वजह से ये आयंस इस सोल्यूशन में प्रेजेंट हो गए। बैरियर लगा दिया। बैरियर का मतलब होता है रोकना, विरोध करना। जब रोक दोगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे तो रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा। सेल ने काम करना बंद कर दिया। व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इज सॉल्ट ब्रिज। सोल्यूशन इज सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज का क्या फंडा है? बड़ा सिंपल सी बात है, जबरदस्ती रटना नहीं है। सॉल्ट ब्रिज जो है एक ऐसा इन्वर्टेड यू शेप, एक ऐसा इन्वर्टेड यू शेप एक ट्यूब होता है जो कैथोडिक सेल में भी और एनोडिक सेल में भी जुड़ा हुआ होता है। राइट, अब देखिए इस सेल के अंदर में
कुछ सोल्यूशन फिल होता है। ये जो ट्यूब मैंने आपको बनाई है यहाँ पर, इसमें भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन फिल होता है। ये सोल्यूशन यहाँ पर फिल रहता है ना। अब देखो क्या है ये, इसका नाम तो मैंने बोल दिया यहाँ पे है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं लवण सेतु, है ना, सॉल्ट ब्रिज या फिर लवण सेतु। देखो क्या फंडा है इसका, इसमें क्या फिल है पहले तो ये बताओ। तो इसके अंदर में क्या क्या फिलिंग होती है पहले वो देखो, है ना। तो इसके अंदर में फिल होता है एक्वस सॉल्यूशन, किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब, जैसे मान लो मैंने KCl लिया, तो KCl के अगर आपने 1000 पार्टिकल डाले हैं, KCl के 1000 पार्टिकल डाले हैं, तो आपको 1000 ही K+ मिलेंगे और 1000 ही Cl- मिलेंगे। मतलब सारा का सारा KCl कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। जो सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज हो सके उसे अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और भी कोई हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं, जैसे K2SO4, जैसे KNO3, है ना। अच्छा, और इसके अंदर में कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अगर ये भी कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। अगर इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये यहाँ पे फिल होता है, तो होने दो यहाँ पे फिल होता है। तो चलो ये तो एक बात हुई, और कोई बात इससे रिलेटेड, ये करती कैसे, ये मतलब किस तरह से बैलेंस कर लेती है। अब इसको कैसे पता ये इसका सोल्यूशन कैसे है? मतलब सेल काम करना बंद नहीं कर रहा, एक ऐसी ट्यूब लगा देंगे तो सेल काम करना बंद कर जाएगा, काम करना चालू कर देगा। देखो कैसे। सबसे पहली चीज तो ये क्या करती है, ये सर्किट को कंप्लीट करती है। पहले आप ढंग से समझिए एक बार, अगर ये ट्यूब नहीं थी तो सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट ही कंप्लीट हो रहा था, इंटरनली सर्किट तो अब कंप्लीट हुआ है ना। तो सर्किट का कंप्लीट करने का काम करती है। दूसरा काम क्या करती है, ये सॉल्ट ब्रिज जो हमने लगाया है, ये यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे अभी अपन। नेक्स्ट इधर देखिए, और क्या क्या काम कर सकता है ये। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, या फिर आई शुड से कि कंपटीशन में आ गया, तो अपन बोल सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे तो सही है ना, और आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अभी डेवलप हो जाएगी। तो अगर कोई स्टेटमेंट गलत लगे तो उसको गलत पे टिक कर सकते हो, अदरवाइज कौन कौन से स्टेटमेंट सही है तो वो सब आपको पता होना चाहिए। स्कूल बोर्ड लेवल पे कैसे पूछे जाएंगे, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन बताइए, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, किस शेप का होता है। तो भाई यू शेप का होता है ना, इन्वर्टेड यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो और क्या है ये, इसको कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ये अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आगे समझिए, देखिए कि एग्जैक्टली में कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जैक्टली में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो कैसे, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, ये अलाउ करता है, अलाउज द मोशन ऑफ आयंस या मूवमेंट ऑफ आयंस allows the movement of ions from one half cell to other without mixing। इन दोनों को मिक्स भी नहीं होने देता, लेकिन फिर भी आयंस का मूवमेंट यहां पर हो जाता है। तो अब देखो ये तो बहुत सारी पजल जैसा बन गया, बहुत सारी चीजें यहां पर हो गई हैं। अब अपन लोग जान लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली में ये है क्या, कैसे काम करता है, वो एक बार अब अपन चेक कर लेते हैं। ये लास्ट के 2 पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, कंप्लीट करता है, ये करता है, वो करता है, सब चीज़ें सही है। लेकिन ये लास्ट के 2 पॉइंट कैसे हैं, इनके बारे में अपन जानते हैं। तो देखो, जो काम ऑलरेडी किया जा चुका है उसे हटा रहा हूँ। व्हाट इज एनोड, कैथोड, क्या क्या काम था, क्या रीजन था, ये सब कंप्लीट। अब अपन जानेंगे कि यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। तो मान लीजिए सॉल्ट ब्रिज में क्या अवेलेबल है, सॉल्ट ब्रिज में KCl अवेलेबल है। ये KCl
K प्लस आयंस के फॉर्म में और Cl माइनस आयन के फॉर्म में अवेलेबल होगा, राइट। अब आप देखिए एट एनोडिक सेल, एनोडिक सेल पे ऐसा क्या हो रहा है वो एक बार चेक करते हैं। एनोडिक सेल पे आपके पास ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? Zn+2 का। आपको दिक्कत किससे है? Zn+2 से। सेल ने काम करना बंद क्यों कर दिया? Zn+2 आयंस की वजह से। तो यही सबसे ज्यादा है, इसी की वजह से दिक्कत है, तो इसी का ट्रीटमेंट करना है अपन को। तो ये सोल्यूशन इसके अंदर में डिप है, तो इसका मतलब ये K प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस यहां पर भी अवेलेबल होंगे। तो अब आप सोचो ज्यादा क्वांटिटी में इस सोल्यूशन में क्या अवेलेबल है? Zn+2 Zn+2 Zn+2। वो किसके साथ में रिएक्शन कर लेंगे? Cl माइनस आयंस के साथ में रिएक्शन कर लेंगे। ये कहां से आया? ये आया हमारे पास में सॉल्ट ब्रिज मिलके क्या बनाया? ZnCl2 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ZnCl2 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब Zn+2 आयन अवेलेबल नहीं है ना, Zn+2 आयन ZnCl2 में कन्वर्ट होगा। Zn+2 आयन जो पहले ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल थे वो Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके हर बार क्या बना देंगे? ZnCl2 बना देंगे, राइट। अब इधर देखिए कैथोडिक सेल में क्या हो रहा है? ये देखिए कैथोडिक सेल में प्रॉब्लम किसकी वजह से? एनायंस की वजह से। यही एनायंस ज्यादा है, यही एनायन बैरियर क्रिएट करते हैं, यही एनायन जिम्मेदार है सेल की फंक्शनिंग को रोकने के लिए, तो इन्हीं का ट्रीटमेंट करना है। अब ये है नेगेटिव आयंस, तो इस सॉल्ट ब्रिज में से कौन से आयंस के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं? पॉजिटिव आयंस के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव आयंस के साथ में रिएक्ट करेंगे, ये हो गया से ये हो गया K प्लस आयंस। ये कहां से आया? सॉल्ट ब्रिज से मिला है हम लोगों को, है ना। सॉल्ट ब्रिज को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं SB, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं भाई, सॉल्ट ब्रिज को अपन लोग शॉर्ट में लिखेंगे अब SB। क्लियर? देखिए तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा K2SO4 और इसका भी जो है अपन लोग एज अ सोल्यूशन बना देते हैं। सोल्यूशन बना दो, प्रेसिपिटेट बना दो। प्रेसिपिटेट तो नहीं बनता है जनरली, है ना। आप लोग इसका K2SO4 एक्वस लिख दो आप तो बस। तो देखो कहानी क्या है? कहानी ये है, ये पूरे प्रोसेस में हुआ क्या? इस पूरे प्रोसेस में जो ज़्यादा थे, कैटायंस ज़्यादा थे, उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या ऐड कर दिए? एनायंस। यस और नो? यही तो एक्सेस में थे ना, Zn+2 ही तो एक्सेस में थे, इन्हीं की वजह से तो दिक्कत हो रही थी। तो इनको किससे बैलेंस कर दिया? एनायन से। कैथोडिक सेल में क्या ज़्यादा थे? एनायंस। तो इसको किससे बैलेंस कर दिया? कैटायन से बैलेंस कर दिया, राइट। तो अब देखो इसमें Zn+2 ज़्यादा नहीं है, इसमें SO4-2 ज़्यादा नहीं है, इसमें एनायंस ज़्यादा नहीं है, इसमें कैटायंस भी ज़्यादा नहीं है। बैलेंस है कि नहीं है? देखो ना यार, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो कैटायंस ज़्यादा हुआ करते थे या फिर एनायंस ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद बैलेंस हो गया ना। न्यूट्रल सॉल्ट है ना, न्यूट्रल सॉल्ट है ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ये बताओ, पक्का। अब अपन लोगों ने एक पॉइंट लिखा है यहां पर, या लिखा अभी भी लिखा हुआ है, देखो, अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस। ये क्या करता है? मूवमेंट ऑफ आयंस को अलाउ करता है। आयंस इधर उधर जा सकते हैं। कौन से आयंस जा रहे हैं? एक तो Cl माइनस आयन जा रहा है और एक K प्लस आयन जा रहा है। Cl माइनस आयन इधर आ रहा है, K प्लस आयन इधर जा रहा है। आयंस का मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये सोल्यूशन ZnSO4 और ये सोल्यूशन CuSO4 क्या आपस में मिक्स हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे ना। तो सोल्यूशन आपस में मिक्स नहीं होते, बट स्टिल देयर इज ए मूवमेंट ऑफ आयंस। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? राइट। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब पूरा कब होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा तब होगा जब अपन इसके अंदर में एक सॉल्ट ब्रिज फिक्स कर देंगे। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है वो समझ में आ गया। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आप देखेंगे सॉल्ट ब्रिज की रिएक्शंस कैसी होती हैं वो आपको समझ में आ गया। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करेगा दोनों सेल्स के अंदर में, ये अपन को क्लियर हो गया। तो आई होप अपन लोगों को कंस्ट्रक्शन अलोंग विद वर्किंग अपना ये पूरा पार्ट जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग कैसे होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये अपन लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया है।
अब अपन लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब अपन लोग देखते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है क्या, क्योंकि फिजिक्स तो हमें सिखाती है और एज वेल एज केमिस्ट्री भी हमें ये बताती है टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन होती होगी, एम कोई मेटल है, वो मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो इसकी वजह से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन जितने भी डोनेट करता है, सो ड्यू टू इट्स डोनेशन मेटल में और जो मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप हो जाता है। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप होता है। क्यों इसलिए सेटअप होता है, पहले क्या होता था ढंग से समझो, जितना मेटल के आयंस, जितने मेटल के एलिमेंट्स हैं, जितने मेटल के पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे बैलेंस किए हुए थे सॉल्यूशन के साथ में। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे मेटल के पार्टिकल्स तो कम होते जा रहे हैं और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। यस और नो, राइट। और देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इसी चीज को अपन लोग क्या बोल देते हैं, इस चीज को अपन लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। सिंस यहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, सिंस यहां पर ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल हुआ है ना, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको आप लोग बोल सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली अगर आप कैथोड की बात करें, है ना, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब देखिए रिडक्शन का मतलब हो गया, से मान लो कोई x प्लस एक्स एन प्लस एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे बन जाएगा x सॉलिड। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। यहां पे अगर ऐसा होता है तो देखिए अब क्या होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन और मेटल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इनके बीच में क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप हो जाता है। ये चीज अपन को समझना है, राइट। इसके आगे देखो, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप हो जाएगा तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और सिंस यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको आप चाहें तो रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। मतलब जो अपन लोग वोल्टमीटर पे रीडिंग गेन कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ कैथोड की वजह से नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एनोड की वजह से नहीं थी, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। यहां पर मेटल और मेटल सॉल्यूशन के बीच में, यहां पर भी मेटल और मेटल के सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो रहा है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लोगों ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर आप तो मुझे ई नॉट सेल बता दीजिए, है ना। देखिए ये क्या है, ये जो है ये है ई नॉट कैथोड। अब सॉरी, पहले तो मैं आपको इनकी इस टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर करवाऊं, फिर उसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहले चीज तो ये समझो कि इस ई सिंबल का मतलब क्या है। तो ई सिंबल का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एनोड लिख दिया तो एनोड के लिए बात कर रहे हैं, कैथोड लिख दिया तो कैथोड के लिए बात कर रहे हैं। ये जो नॉट लगा रखा है ऊपर ऐसा जीरो जैसा बना रखा है, ये जीरो आपको क्या बताता है, तो जीरो आपको बताता है दिस इज मेजर्ड एट
स्टैंडर्ड कंडीशंस, कि चाहे आप एनोड की बात करें चाहे आप कैथोड की बात करें, जब आप इनको मेजर कर रहे होंगे तो उस समय कंडीशंस कैसी होंगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशंस, क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस? तो देखिए स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में पहले जान लेते हैं एक बार कि स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या है। देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है कि यहां पर कुछ, चलो वैल्यू की बात बाद में करते हैं, मतलब देखो प्रेशर कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए। दूसरी बात करो, यहां पर जो टेम्परेचर है वो भी कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जो कंसंट्रेशन है हाफ सेल्स की, कैथोडिक हाफ की या एनोडिक हाफ की, उनकी कंसंट्रेशन भी कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होती हैं तो आप बोल सकते हो कि ये जो भी कुछ मेजरमेंट आपने किया है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किया है, राइट। अब देखो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 कैपिटल M। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री पे होनी चाहिए रिएक्शंस जनरली, है ना, 0 डिग्री पे होनी चाहिए। नेक्स्ट में बात करें स्टैंडर्ड प्रेशर, तो आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेशर यूज करते हैं 1 atm। तो जब ये कंडीशन होगी तब अपन बोलेंगे कि ये सारी जो वैल्यू है, मतलब आपने जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट किया है या रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किया है। सिंपल। अब देखो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पार्ट होते हैं, एक कैथोडिक हाफ एक एनोडिक हाफ। तो अगर मेरे को पूरे सेल का स्टैंडर्ड, अब देखो इसको क्या बोलूंगा, पहले तो आप इस चीज को समझो, इसका नाम क्या बोलूंगा मैं, तो इसको यही तो बोल सकता हूं ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यही तो बोलेंगे। पूरे सेल का पोटेंशियल क्या है वो बता दीजिए स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। तो आप सब जानते हैं इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको आप लोग बोलोगे E नॉट एनोड प्लस E नॉट कैथोड, यही तो बोलोगे। इसको ऐसा भी तो बोल सकते हो, देखो E नॉट SOP, और इसको क्या बोल सकते हो, E नॉट SRP। अब देखो भाई इसका क्या मतलब है, ये SOP SRP का क्या मतलब है, ये जानना बहुत जरूरी है। आई होप आप लोगों को ये वाली प्रोसेस तो पूरी समझ में आ गई है। अपन SRP SOP के बारे में जाने उससे पहले एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आप लोग के सामने। जैसे मान लो Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg+2 एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जांपल बना रहा हूं, इस रिएक्शन के लिए E नॉट का वैल्यू है से मान लो 1.0 वोल्ट। एग्जांपल बनाया है, दिस इज नॉट द करेक्ट डेटा, सिर्फ एग्जांपल बनाया, ठीक है। तो मुझे बताइए इस रिएक्शन के लिए E नॉट का वैल्यू क्या होगा, वोल्ट्स में क्या होगा। देखो ये रिएक्शन के लिए मान लो आपको डेटा गिवन है, राइट, वो 1 वोल्ट है। अब अगर आप इन दोनों रिएक्शन में कंपेयर करो तो यू विल फाइंड दैट जो रिएक्शन ये लिखी हुई है इसकी रिवर्स रिएक्शन लिखी हुई है, राइट। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो वैल्यू यही होगा, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, ये तो पक्का है ना। अब आप देखो ये वोल्ट मीटर पे आती है रीडिंग, तो आप सब जानते हो कि वोल्ट मीटर कुछ, मान लो ये वोल्ट मीटर है, इसका एक पार्ट बना रहा हूं, यहां पर क्या रीडिंग होती है, यहां पर रीडिंग होती है 0, यहां पर होता है 1 वोल्ट, यहां पर होता है 2 वोल्ट्स, यहाँ पर होता है 3 वोल्ट्स, यहाँ पर होता है 4 वोल्ट्स, इधर भी होता है 1 वोल्ट, इधर भी होता है 2 वोल्ट्स, इधर भी होता है 3 वोल्ट्स, इधर भी होता है 4 वोल्ट्स। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप खुद ही बता दो, होता है ना। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे थे, अब क्या हो रहा हो कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहीं से, तभी तो ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो करंट आ रहा था, अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहां से क्या हो रहा होगा, करंट दूसरी डायरेक्शन के अंदर में फ्लो कर रहा होगा। तो जस्ट अपोजिट तो रिएक्शन है। तो इसका मतलब अगर पहले 1 वोल्ट इधर शो कर रहा था, है ना, ये जो निडल है वो यहां पे शो कर रहा था, तो अब नेक्स्ट टाइम पे जब अपन ये वाली रिएक्शन की बात कर रहे होंगे तो वो इधर की तरफ निडल शो कर रहा होगा, यस और नो, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर हमें क्या करना है, उसके साइन बदलने हैं, बस वैल्यू तो वो की वही रहनी है ना। तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस में 1.0 वोल्ट। तो चीज समझिए आप लोग, यहां पर
बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली है किसकी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन की। और अगर आप इस रिएक्शन को ढंग से देखें तो ये रिएक्शन किसका है? रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, राइट। तो आपने एक चीज नोटिस किया, स्टैंडर्ड कंडीशन पे करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया हुआ था। ये जो रिएक्शन है अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रही है और रिडक्शन हो रहा है तो इसको एसआरपी बोलेंगे। यू विल फाइंड दैट, अब इससे आपको एक चीज समझ में आया कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू बराबर होता है एसआरपी के ही, लेकिन साइन डिफरेंस होता है बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस दैट्स ऑल। ये तो मतलब हुआ, हाँ या ना, पहले ये बताइए, ये तो क्लियर है ना? तो अब देखिए मैं अपने इस स्टेटमेंट पे, अपने थ्योरी पे वापस आता हूं। ये आपको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल बनाया अपन लोगों ने। देखो, तो अब एक चीज समझो पहले, यहां पर ये है क्या। इसी एक्सप्रेशन को मैं वापस लिख रहा हूं इधर, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एसओपी प्लस ई नॉट एसआरपी। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और चीजों को समझते हैं। ये किसके लिए लिखा है आप लोगों ने? एनोड के लिए लिखा है। और ये किसके लिए लिखा था आप लोगों ने? कैथोड के लिए लिखा है। यही तो है ना? अब देखो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ढंग से देखना, ई नॉट एसआरपी माइनस ई नॉट एसआरपी। दोनों चीजें अभी भी वही है, लेकिन अब ये डेटा किसके लिए हो गया? ये डेटा हो गया एनोड के लिए और ये डेटा हो गया कैथोड के लिए, राइट। भाई अपन ने अभी जो ट्रिक सीखी है, अपन ने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, उसके हिसाब से ऐसा तो लिखा जा सकता है ना। तो अब जरा समझिए, ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि साइंटिस्ट जो है या जो रिसर्चर्स हैं वो दो अलग अलग डेटा में कंफ्यूज नहीं होना चाहते थे। एसआरपी एसओपी में कंफ्यूजन नहीं चाहते थे वो, है ना। मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव में एसआरपी एसओपी में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम तो केवल एक ही चीज फॉलो करेंगे, वो है एसआरपी। चाहे कैथोड के लिए हो चाहे एनोड के लिए हो, किसी के लिए भी हो, हम तो केवल एक ही डेटा फॉलो करेंगे एंड दैट इज एसआरपी। तो अगर एसआरपी फॉलो करना है तो दोनों के ही डेटा को, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो। हम जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, बट मैथमेटिकली देयर इज अ चेंज। तो क्या है भाई वो एक बार आप देखो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आप देखो, इस डेटा को आगे लेके आता हूं, ई नॉट एसआरपी फॉर कैथोड, यहां पे प्लस, माइनस में ई नॉट एसआरपी फॉर एनोड। अब अगर मैं देखूं इस ब्रैकेट को अगर ओपन करूं तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर अपने को क्या समझ में आया? ई नॉट एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एसआरपी ऑफ एनोड। तो देखो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया है, और फॉर्मूला क्या है वो एक बार अब आप देख लो। पहले फॉर्मूला में बीच में टर्म प्लस आ रही थी क्योंकि आप एक एसआरपी और एक एसओपी यूज कर रहे थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हो? दोनों ही एसआरपी यूज कर रहे हो, जो भी वैल्यू है। तो अब एक टेबल अगर आपको मैं बना के बता दूं, एक टेबल आपको दे दूं, तो यू विल फाइंड दैट कि उसमें सारी वैल्यू अगर एसआरपी की लिखी हुई हो, तो बस ये ध्यान रख लेना कि किस पे रिडक्शन हुआ उसके लिए कैथोड की वैल्यू रख देना, जिस पे रिडक्शन हुआ उसके लिए एनोड पे वैल्यू रख देना, और दोनों को क्या कर देना? माइनस कर देना। दोनों के बीच में आपका अब कैसा सिंबल आ गया? दोनों के बीच में माइनस का सिंबल आ गया, राइट। तो अपन देखो इस फॉर्मूला को और क्या लिख सकते हैं। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यहां पे दोनों की वैल्यूज किस में आनी चाहिए? एसआरपी की वैल्यूज होनी चाहिए, एसओपी की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आप देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन हमेशा ऐसा लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों की ये कौन सी वैल्यूज लेना चाह रहे हैं हम लोग? एसआरपी लेना चाह रहे हैं। याद रखना है इस बात को, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैथोड किस डायरेक्शन में होता है? राइट साइड पे होता है, तो ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, ये भी आप लोग इसको लिख सकते हो,
बोलो जी, ये बात अपन को समझ में आती है कि नहीं आती? राइट तो इस तरह से अपन लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो यार, मैं इतनी देर से या पिछले 1-2 लेक्चर से आप लोगों को एक वर्ड बोले जा रहा हूं, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं तो फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल ऑब्जर्वेशन वाली जो रिएक्शंस होती हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कोई सी भी रिएक्शन हो जिसे आप स्पॉन्टेनियस का दर्जा दे रहे हो, जिसे आप स्पॉन्टेनियस का टैग लगा रहे हो, याद रखना उसके लिए E0 सेल का वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आता है। बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब आप मुझे ये कह रहे हो कि E0R माइनस E0L शुड बी पॉजिटिव, इसका मतलब ये है। क्लियर है? मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस ऐसे कराता हूं जिसमें हमारे को रिडक्शन, इनके कुछ डेटाज या कुछ ऐसे अपन को टर्म दिए हुए हैं तो उनके बारे में अपन जानते हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, इससे भी पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो डेटा है ये किस बेसिस पे बना है? कोई तो वजह होगी ना, कोई तो तरीका होगा ना जिससे आपने इनके डेटा बनाए होंगे, चाहे आपने कैथोड का या एनोड का या फिर एसआरपी के डेटा बनाए सबके, तो वो किस बेसिस पे बना है? कोई तो बेसिस होगा ना। तो वो बेसिस है हमारे पास में, पहले उस बेस की बात कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो वो बेस है मेरे पास में, देखो जिसका मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, वो हेडिंग से आप लोग समझ जाएंगे और मैं आपको यहाँ पर सारा डायग्रामेटिकली भी समझा दूंगा। वो बेस है मेरे पास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट फॉर्म में इसको SHE बोलते हैं, शी के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, देखो कैसे, एक ग्लास ट्यूब है। ये कैसी ट्यूब है? ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में एक प्लेटिनम का वायर लगाते हैं, इस ग्लास ट्यूब में प्लेटिनम का वायर लगाते हैं और इस प्लेटिनम के वायर के नीचे यहां पर ये प्लेटिनम का फॉइल अटैच कर देते हैं। वायर कैसा है? प्लेटिनम का। ये फॉइल भी किसकी है? प्लेटिनम की है। इसके ऊपर मतलब इस पूरे वायर के ऊपर भी और इस शीट के ऊपर भी, इस फॉइल के ऊपर भी हम लोगों ने कार्बन ब्लैक का स्प्रे कर दिया, कार्बन ब्लैक की कोटिंग कर दी। तो याद रखना सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोड किसका है? प्लेटिनम का, अटैच्ड विद प्लेटिनम फॉइल। अगली बात, ये दोनों ही चीज किससे कोटेड है? कोटेड विद कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक मतलब कार्बन का पाउडर होता है, बहुत फाइन, काजल जिसे आप लोग बोलते हो, तो वो क्या है? वो भी एक तरह से कार्बन ब्लैक का एग्जांपल है। इतना फाइन होता है, बहुत फाइन पाउडर होता है, उसमें केमिकल मिला दिया तो वो पेस्ट जैसा बन गया, वो एक क्रीम जैसा बन गया, ब्लैक क्रीम जैसा बन गया, यही तो है ना। चलिए अब इधर देखिए, ये क्या है? ये एक सोल्यूशन में डिप है। ये क्या है? ये एक सोल्यूशन में डिप है। अब वो सोल्यूशन क्या है वो आप देखते हो यहाँ पर, ठीक है। वो जो सोल्यूशन है वो डिप है, डिप्ड इनटू एन एसिड वेयर concentration of H प्लस आयंस इज 1 कैपिटल M। मतलब मैं यहां पर H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो 1 कैपिटल M होगी, राइट। एक और चीज, ये जो ट्यूब होती है ये इवैक्यूएटेड होती है। मतलब इनिशियली क्या होती है? ये इनिशियली इवैक्यूएटेड होती है, मतलब कुछ नहीं होता है इसके अंदर में, खाली होता है। इनिशियली इवैक्यूएटेड होती है, ठीक। जब इवैक्यूएटेड हो गया तो कुछ नहीं है इसके अंदर में। अब लेकिन क्या करते हैं इसके अंदर में, यहां पर हम लोग हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं, राइट। तो यहां पर अब अपन लिखेंगे कि ये जो
SHE का ग्लास बल्ब है ना, मैं इसका नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं ग्लास बल्ब। ये जो कंटेनर है एक तरह से, उसमें हमने क्या फिल किया, फिल्ड हाइड्रोजन गैस एट 1 bar एंड 273 केल्विन। मतलब आप ढंग से नोटिस करोगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 bar 1 atm नियरली सेम है, ठीक है। 273 केल्विन, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सर पहले तो 1 atm लिखा था, 1 bar एंड 1 atm बोथ आर स्टैंडर्ड कंडीशंस, राइट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, ऑल 3 आर स्टैंडर्ड। तो पहली बात तो ये, ठीक है। पोटेंशियल क्यों डेवलप होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हो तो मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, किस किस के बीच में होगा, मेटल और सोल्यूशन के बीच में होगा, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, कोई सा भी पोटेंशियल हो, दोनों ही। इसके लिए तो अपन लोग यहाँ पर डिफरेंस तो डेवलप होता है ना पोटेंशियल का, ये चीज अपन को क्लियर हुआ। एक और चीज आप ध्यान रख लो, इस सेल के लिए E0 का जो वैल्यू होता है, इस सेल के लिए जो E0 का वैल्यू होता है, E0 फॉर SHE, मैं यहाँ पर SHE लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 0.0 वोल्ट्स। ये अपन लोगों को याद रखना है, दैट वी नीड टू रिमेंबर, ये हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको से ऐसा बोला, से मान लो आपके पास E0 Cu+2 ऑब्लिक Cu लिख दिया, तो आप देखो इसका क्या मतलब है, Cu+2 से Cu में कन्वर्जन हो गया, इसका मतलब ये है, मतलब रिडक्शन हुआ ना। इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 0.50 वोल्ट्स। मेरा क्वेश्चन ये वैल्यू कहां से आई, किस तरह से आपने कैलकुलेट की, तो यही अब अपन को जानना है, ये अब अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से मेरे को पता चले। चलिए शुरू कर लेते हैं एक बार, मुश्किल से 2 मिनट की एक्टिविटी और है, एंड दिस कंप्लीट्स योर लेक्चर। देखो कैसे, एक हो गया SHE, एक हो गया दूसरा मेटल। अब इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसी के लिए ही मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई ये जो SRP की वैल्यू है वो आप लोग कैसे निकालते हो। SRP या SOP कोई भी निकल जाए, साइन चेंज कर लेंगे, दैट्स ऑल, राइट। अब देखो आपने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, यहां पे आपने लगा दिया वोल्टमीटर, कुछ ऐसा ही बनाया था क्या थोड़े टाइम पहले भी, राइट। अपन को तो चेक करना है ना, शुरुआती तौर पे अपन को इसकी जरूरत नहीं है, शुरुआती तौर पे सॉल्ट ब्रिज की तो जरूरत नहीं होती ना, रीडिंग तो आती है, कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम होता है, तो शुरुआती तौर पे तो बिल्कुल सही रीडिंग आएगी ना, वही रीडिंग तो अपन को चाहिए। तो देखो कैसे, अब आप सोचो राइट साइड पे क्या लगाया, इसको लगाया, राइट साइड पे इसको रखा है ना, जैसे मान लेते हैं कॉपर है, ये क्या चीज होगा फिर, कॉपर सल्फेट एक्वस, यही तो होगा। कंसेंट्रेशन कितनी होगी इसकी, 1 M। इसकी सारी डिटेल अब आपके सामने लिखी हुई है, पक्का। अब आप देखो, मैं तो इतनी सी बात जानता हूं कि E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 R माइनस E0 L, दोनों ही स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, पहले तो ये ध्यान रखो, क्लियर। इस साइड पे क्या लिखोगे, E0 SRP, किसके लिए, कैथोड के लिए, और यहां पे आप क्या लिखोगे, E0 SRP, और ये किसके लिए लिखोगे, ये तो SHE के लिए लिखोगे ना, हाँ या ना, SHE के लिए ही तो बात हो रही है। अब आप इधर देखो, E0 SRP फॉर कैथोड, ये तो मुझे नहीं पता ये कितना है, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे इसकी रीडिंग तो पता है ना, ये तो मैं देख सकता हूं ना, ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, यस और नो। तो ये रीडिंग आपको पता होगी, E0 सेल आपको पता होगा, मान लेते हैं ये x वोल्ट्स होगा, जो भी रीडिंग आ रही है मुझे नहीं पता क्या आ रही है, x वोल्ट्स होगी। इसकी रीडिंग क्या होती है, SHE की तो कोई सी भी रीडिंग ले लो, SRP या SOP, इसकी वैल्यू ही 0 होती है, तो प्लस माइनस जो भी साइन लगाना है अल्टीमेटली इट गिव्स अस 0, हाँ या ना। तो SHE का वैल्यू अपन को 0 है। तो अब आप देखो आपके सामने क्या निकल के आया, आपके सामने फाइनली आप लोगों को ये पता नहीं चला क्या, E0 SRP फॉर कैथोड इज इक्वल्स टू x वोल्ट्स। बताइए, यही तो चीज हुआ। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, E0 कैथोड पे है तो रिडक्शन ही हुआ होगा, तो Cu+2 से Cu में कन्वर्जन हो गया होगा, उसका वैल्यू मेरे पास में आ गया
x वोल्ट्स। तो बताइए इसको अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सॉरी इसको अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 0.5, 0.9, 0.2 ये कैसे आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ SHG। SHG की हेल्प से ये वैल्यूज कैलकुलेट की जा रही है। अब देखो आपको लग रहा है कि सर आपने कैथोड के लिए तो कैलकुलेट करके दिखा दिया, एनोड के लिए करें तो देखो एनोड के लिए कैसा होगा, ये देखो एक बार एनोड के लिए कैसे होगा ये एक बार अपन लोग अब चेक करते हैं। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड पे मार्क किया जाता है एज पर कन्वेंशन। यहां पे आपने सॉल्यूशन फिल कर दिया, राइट। अब इधर देखो मेटल का स्ट्रिप लगा दिया। ये मान लेते हैं से एक मेटल ले लेते हैं कोई M और यहां पर अपन बना देते हैं MSO4। ये हो गया एक्वा सॉल्यूशन। इसकी कंसंट्रेशन हो गई 1 कैपिटल। मुझे नहीं पता इसका M का वैल्यू जो है वो क्या है ना। अब आप इधर देखो वही काम A, इधर वोल्टमीटर। अब इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे जैसा पहले अपन लोगों ने काम किया, बिल्कुल वैसा ही है ना। तो बस अब इधर देखो E नॉट सेल इज इक्वल्स टू व्हाट, E नॉट आर माइनस में E नॉट एल। E नॉट आर मतलब क्या, E नॉट SRP किसके लिए, राइट साइड पे तो SH ही है ना, माइनस E नॉट SRP किसके लिए, कोई मेटल M के लिए जो कहां पर अवेलेबल है, एनोड पर अवेलेबल है। यही तो है ना इसका मतलब, यस और नो, राइट। अब इसका वैल्यू क्या होता है 0 माइनस E नॉट SRP और ये किसके लिए आ गया, एनोड के लिए। क्लियर, यहां पे हो गया ये E नॉट सेल। तो देखिए अब ये E नॉट सेल का वैल्यू क्या है, ये E नॉट सेल का वैल्यू यहां पे हमको गिवन होगा। ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन है ना, ये तो हम पता ही कर सकते हैं, राइट। तो ये वैल्यू मान लो से x वोल्ट है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E नॉट SRP ऑफ एनोड, राइट। तो अब आप इधर देखिए E नॉट SRP ऑफ एनोड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x वोल्ट्स, ऐसा ही तो कुछ आएगा। तो आप लोगों ने एक चीज देखी, अगर मैंने SHG की हेल्प ली तो जब भी मैंने SRP कैथोड के लिए कैलकुलेट किया दैट वाज पॉजिटिव, लेकिन जब भी मैंने SRP एनोड के लिए कैलकुलेट किया दैट वाज नेगेटिव, यस और नो। और मैं अब यहां पर वैरायटी ऑफ सेल्स ले सकता हूं, मतलब मैंने शुरू तो किया था डेनियल सेल से, बट अब मैं यहां पर वैरायटी ऑफ सेल्स ले लेता हूं। तो इसका मतलब मैं अब यहां पर ये जो सारा डिस्कशन कर रहा हूं वो किसके जैसा कर रहा हूं, गैल्वेनिक सेल के जैसा ही तो कर रहा हूं, हाँ या ना, राइट। तो देखो अलग अलग मेटल लेके जाओगे एंड यू विल फाइंड दैट कि या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा या वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब बोले हमको कैसे पता चलेगा इसको लेफ्ट में रखना है कि इसको राइट में रखना है, तो रियल ग्राउंड्स पे तो चीजें बहुत आसान है। रियल ग्राउंड्स पे तो क्या होता है, बताया तो था थोड़ी देर पहले, ये वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर पे यहां पे रीडिंग होती है 0 वोल्ट्स, यहां पे होती है 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अगर निडल इधर घूमा तो पॉजिटिव मानो, इधर घूमेगा तो उसको नेगेटिव मान लेना। नेगेटिव आया मतलब एनोड के लिए आ रहा है, पॉजिटिव आएगा तो कैथोड के लिए आएगा, दैट्स ऑल, हाँ या ना। तो इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है, राइट। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, बस ये लास्ट लाइन है, लास्ट स्टेटमेंट है एंड दिस कंप्लीट्स योर लेक्चर। देखो कैसे इसका फायदा ये हुआ कि हमारे पास तो बहुत सारे मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी है, नियरली 78% मेटल्स हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हर मेटल और उसका सोल्यूशन बना के ऐसा अपन लोग क्या कर लेते हैं, हर बार E नॉट SRP कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। सम में भी पॉजिटिव, सम में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसी सीरीज बना लेते हैं, एक ऐसी सीरीज बना लेते हैं जिसमें यहां कहीं पर अपन लिखेंगे SHE के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, 0.0 वोल्ट लिखेंगे, किसी के लिए नेगेटिव वैल्यूज लिखेंगे और किसी के लिए अपन लोग पॉजिटिव वैल्यूज लिखेंगे, यस और नो, अलग अलग मेटल्स के लिए। तो इस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, इस सीरीज को अपन लोग बोलते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा, एज वेल एज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सीरीज की हेल्प से हमारी मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। इससे अपन को कोई इतनी सारी मेहनत करने की, सेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन लोग डायरेक्टली जो है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से ही बता पाएंगे कि ये सेल बनेगा भी या नहीं बनेगा, बनेगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल बनेगा या इलेक्ट्रोलाइटिक बनेगा, ये भी बताया जा सकता है। तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों को ये सब क्लियर होना चाहिए। यहां तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, उसी के बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मजा आएगा। तो इस लेक्चर को अपन लोग यहीं पे कॉल ऑफ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।